नमस्कार प्यारे बच्चों। आज सोमवार दिनांक 15 फरवरी 2021। आइए आज हमारे और एक ई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपनी किताब का पृष्ठ क्रमांक 44 खोलकर अपने सामने रखिए। बच्चों, आपके सामने अभी जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है उसमें 20 चित्र दिखाए गए हैं। पाठ का नाम है, ये पाठ है 14 और 14वें पाठ का यह अ भाग है। पाठ का नाम है हम अलग रूप एक। हम इन सभी शब्दों को पहले पढ़ते हैं। पहला शब्द हम इन्हें पढ़ते वक्त आड़े पढ़ेंगे, मतलब इस तरह पढ़ेंगे। पहला शब्द है टंकी, शंख, पतंग, कंघी, कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात, घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपुर, संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा, चंपा, गुम्फन, कंबल, खंभा। छात्रों, अभी हमने ये जो 20 शब्द पढ़े, ये 20 शब्दों में एक कुछ समान चीज़ है। क्या आपकी समझ में आई कि क्या है समान चीज़? बिल्कुल सही। आप में से कई छात्रों को इसका जवाब मालूम है। इनमें जो समान भाग है वो है कि हर शब्द में कहीं ना कहीं आपको अनुस्वार दिखाई दिया होगा। आपको अनुस्वार दिखाई दिया होगा। हर शब्द पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अनुस्वार है। अब इन अनुस्वारों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये अनुस्वार युक्त शब्द असल में क्या होता है। ये अनुस्वार युक्त शब्द क्या होता है, इनकी असलियत क्या है और ये कैसे चढ़ जाते हैं किसी अक्षर पर, किसी व्यंजन पर। आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। छात्रों, आप इन अक्षरों को तो जानते ही होंगे। इन अक्षरों से आप शायद पहली पूर्व कक्षा से परिचित है। पहली की पूर्व कक्षा जो थी शिशु वर्ग, इनमें आपने क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, थ, थ, द, ध, प, फ, ब, भ इन अक्षरों को पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या टीचर जी हमें आज भी यही कुछ पढ़ाने जा रही है? हाँ, बिल्कुल यही कुछ पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको। लेकिन आज इनमें कुछ अलग है। ये देखिए, ये जो आप 4 अक्षर पढ़े थे, इनमें ये अंतिम अक्षर था। आप इसे ड पढ़ते थे। आज मैं इसी से आपको परिचित कराने जा रही हूँ। इसे आप ज पढ़ते थे, कोई च पढ़ता था, लेकिन आप जो इनके उच्चारण कर रहे थे वो गलत है। इसे कोई न पढ़ता है, कोई न पढ़ता है। इससे तो आप भली भांति परिचित है, ये है न, और इससे भी आप परिचित हैं, ये है म। आज हम इन्हीं अक्षरों के बारे में जानकारी लेंगे। आज के व्याकरण के पाठ का नाम है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब 5वां अक्षर। 5 अक्षरों का एक समूह जो कि व्याकरण का अनुस्वार वाले भाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि पंचमाक्षर क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पंचमाक्षर से संयुक्ताक्षर या अनुस्वारों का निर्माण कैसे होता है। आपने ये जो व्यंजन पढ़े थे,
अब आप कहेंगे कि व्यंजन क्या है, आप भली भांति परिचित है व्यंजनों से। व्यंजन मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से धीरे धीरे रुकावट के साथ वायु बाहर निकलती है। वायु मतलब हवा, उन वर्णों के उच्चारणों से हवा हमारे मुंह से बाहर निकलती है घर्षण के साथ, उन्हीं अक्षरों को व्यंजन कहा जाता है। और बाकी जो व्यंजन है, ये व्यंजन पंचमाक्षरों से के साथ मिलकर इनके संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, ये आज हम देखेंगे। पंचमाक्षर से संयुक्ताक्षर बनते समय अनुस्वार का उपयोग होता है। आइए अब हम देखते हैं विस्तार से। आपने ये पढ़ा था पहली कक्षा में, पहली पूर्व कक्षा में, क। अब क वाले वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर। कौन से? ये क, ख, ग, घ, ये है ङ, ये है ङ। ग नहीं और ड तो बिल्कुल नहीं। मैंने पढ़ा ङ, मतलब हम वांग्मय शब्द बोलते हैं ना, उन्हीं में ये अक्षर आपको दिखाई देता है। इसमें वा के बाद जो वांग ङ जो अक्षर सुनाई देता है वही ये अक्षर है, ये व्यंजन है। ये है इस वर्ग का 5वां अक्षर, क वर्ग का यह 5वां अक्षर है। तो इस वर्ग को हम नाम देंगे क वर्ग, क्योंकि इसमें पहला अक्षर है क और अंतिम अक्षर है ङ, और इसे हम कहेंगे पंचमाक्षर। और ये जो बीच में है सारे 4 क, ख, ग, घ, ये चारों के चारों व्यंजन हैं। और ये भी व्यंजन है, लेकिन ये 5वां अक्षर होने के कारण हम इसे पंचमाक्षर कहेंगे। अब ये दूसरा वर्ग, ये है च वर्ग, क्योंकि इसमें च पहले अक्षर में आता है। इस पंक्ति में च पहले आता है, इसलिए हम इसे कहेंगे च वर्ग। अब च वर्ग में कौन से व्यंजन होते हैं? इसमें होते हैं च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ञ, ई नहीं और य भी नहीं, इसे ञ नाक से उच्चारण होता है इसका। यह है च वर्ग का पंचमाक्षर, मतलब अंतिम अक्षर। अब ट वर्ग की तरफ, तीसरे वर्ग की तरफ हम बढ़ते हैं। यह है ट वर्ग। ट वर्ग में सबसे पहले ट है, उसके बाद है 4 अक्षर ट, ठ, ड, ढ, और इसमें पंचम अक्षर कौन सा है? ण। अंतिम अक्षर है ण। ण, मैंने न नहीं कहा, ण। ये कहते वक्त हमारे ज़बान का, मतलब जीभ का जो शुरुआती हिस्सा है, जो आगे नुकीला भाग है, वह भाग ऊपर की तरफ गोल होकर हमारी ज़बान में ऊपर की तरफ चिपक जाता है, तो इसका उच्चारण होता है न। न रोल, हमारे आपली जीभ जी आहे ती पुढचा भाग रोल होऊन वर टाळूला चिकटते, याचं उच्चारण करताना। मला आज तुमच्याशी मध्ये मध्ये मराठीतून पण बोलावं लागेल, कारण कि तुम्हाला ते व्यवस्थित कळावं। अब ये है हमारा चौथा वर्ग है। चौथे वर्ग का नाम है त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? त, थ, द, ध, अंतिम अक्षर है न, पंचम अक्षर है न, 5वां अक्षर है न, साधा न। 5वां वर्ग है प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? देखिए प, फ, ब, भ और अंतिम अक्षर है म, अंतिम व्यंजन है म, और ये म इसका पंचमाक्षर है। अब पंचमाक्षर किसे कहते हैं? तो हर वर्ग में जो अंतिम 5वां अक्षर है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। अब इस पंचमाक्षर का गढ़ देखिए, क वर्ग से जो आता है वो है ङ, च वर्ग से जो आता है वो है ञ, ट वर्ग से जो पंचमाक्षर आता है वो है ण, त वर्ग से जो पंचमाक्षर आता है वो है न, प वर्ग से जो पंचमाक्षर आता है वो है म। अब इन पंचमाक्षरों का क्या होता है? तो ये पंचमाक्षर
उन्हीं के वर्ग में आने वाले अक्षरों के पूर्व जो अक्षर हैं उनमें अनुस्वार चढ़ाने का या अनुस्वार लगाने का काम करता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि देखिए, एक मिनट। जैसे कि देखिए, टंकी, शंख, पतंग, कंघी, ये चारों शब्द देखिए, पहले अक्षर में अनुस्वार लगा है। हाँ, यहाँ पर अनुस्वार लगा है, दूसरे अक्षर पर, यहाँ बाकी सब पहले अक्षर पर। लेकिन इस अनुस्वार वाले अक्षर के बाद में जो व्यंजन दे लगा है उसे देखिए, उसे ठीक से देखिए। अनुस्वार वाले अक्षर के बाद में जो व्यंजन है वो देखिए, ये है क, ये है ख, ये है ग और ये है घ। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क, ख, ग, घ ये क वर्ग से आते हैं सारे अक्षर, है ना। तो इनके पूर्व अक्षर पर जो अनुस्वार लग जाता है उनका उच्चारण इसकी तरह होता है, ङ की तरह। देखिए, जैसे कि हम कहेंगे टंकी, टंकी मतलब टंकी कहते वक्त जो उच्चारण आता है वो ये अक्षर है। मतलब कि ट हम पूरा लिखेंगे और आगे जो अक्षर आता है वो ऐसे है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये है ग वर्ग। हाँ, क वर्ग में अंतिम अक्षर जो है वो है ये शब्द है टंकी। अब ये कैसे बना है टंकी शब्द? ट तो है ऐसे ही है, हाँ, लेकिन ट के बाद जो पंचमाक्षर आया है वो किस वर्ग से आया है? तो वो उस वर्ग से आता है जो उसके बाद वाला अक्षर होता है। म्हणजे मला तुम्हाला असं सांगायचं आहे की टंकी ह्या शब्दामध्ये ट तर अख्खा आहे, टवर अजून आपण अनुस्वार नाही दिला आहे। मध्ये अक्षर कुठलं आलं आहे? टवर जे अनुस्वार आलं आहे ते अनुस्वार कुठल्या वर्गातून आलेलं आहे? तर ते अनुस्वार या वर्गातून आलेलं आहे। हे कसं ओळखायचं की अनुस्वार याच वर्गातून आलं आहे? तर या अनुस्वाराच्या नंतर आलेलं जे अक्षर आहे ते अक्षर कोणत्या वर्गातून आलेलं आहे ते बघायचं। अनुस्वाराच्या नंतर आलेलं अक्षर आहे क, ख, ग, घ। प्रत्येक ठिकाणी बघा अनुस्वाराच्या नंतर आलेलं अक्षर। मग नंतर आलेलं अक्षर ज्या वर्गातून आलेलं आहे त्या वर्गाचं नाव आहे क वर्ग आणि त्यातलं पंचमाक्षर आहे ङ। हां, मग आता हे उच्चारण, हा शब्द कसा झाला बघा। हा झाला क वर्ग पंचमाक्षर ङ, टंकी मतलब ट, या आगे ये अक्षर है, उसके बाद है की। अब ये अक्षर हम लिखते नहीं हैं तो क्या करते हैं, ये अक्षर जो है ये हम क्या किस तौर पर इस्तेमाल करते हैं? ये जो इससे पहले का अक्षर है उस पर अनुस्वार के रूप में चढ़ जाता है और ये अक्षर खत्म हो जाता है। म्हणजेच थोडक्यात काय तर ट नंतर हा जो आलेला आहे तो जो आहे तो काय काम करतो तर हा जिथे उच्चारण करायचं आहे त्याच्या आधीच्या अक्षरावर काय होतो तो अनुस्वार चढवला जातो। आता इथे बघा, हे आहे पतंग। आता पतंग शब्द कसा तयार झाला, कैसे तैयार हुआ है ये? पतंग, पतंग। हाँ, एक मिनट। हाँ, देखिए पतंग। अब ये हम ऐसे लिखते नहीं हैं तो क्या करते हैं हम? तो ये लिखे बिना हम क्या करते हैं, इसका संयुक्त अक्षर बना देते हैं। ये किसके साथ संयुक्त हो जाता है, मतलब किसके साथ जुड़ जाता है? तो ये जो है ग, ये क के वर्ग का जो ग आया है इससे पहले वाले अक्षर पर चढ़ जाता है। आया समझ में? मतलब म्हणजेच असं की याचा उच्चार जिथे होतो पतंग, तवर अनुस्वार आला आहे, म्हणजेच तच्या नंतर काय आहे तर हा वाङ्मयातला ङ आहे आणि त्याच्यानंतर हा ग आलेला आहे। मग याचा उच्चारण कसा करायचा, तर याचा उच्चारण यासारखा करायचा, ङ सारखा। आता हा शब्द पहा, शंख, शंख। हां, श, ग,
श ख। लेकिन ख से पहले इसका उच्चारण होता है, इसलिए ये जो अक्षर है इसका अनुस्वार श के ऊपर चढ़ जाता है, ख के ऊपर नहीं, बल्कि ख के पहले जो अक्षर आता है उस पर चढ़ जाता है। अब ये शब्द है कंघी, कंघी। अब इसमें भी क्या हुआ है, क तो पूरी तौर पर है, लेकिन घ जो अक्षर है वो क के वर्ग का है। हमने देखा है, हमने घ जो है ये क के वर्ग का अक्षर है, इसलिए इसके पहले वाले अक्षर पर जो अनुस्वार चढ़ा है उस अनुस्वार का उच्चारण इसके जैसा होगा, ङ के तरह जैसे, इसलिए इसका उच्चारण हम करेंगे कंघी, कंघी। मतलब एक क पर जो अनुस्वार लगा है वो उसका उच्चारण इसकी तरह होगा। तो ये शब्द हुआ कंघी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं च वर्ग की तरफ। च वर्ग में च छ ज झ ये 4 और ये पंचमाक्षर है। अब इसमें जो शब्द है इनकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये है कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात। अब मैंने आपको फिर एक बार दोबारा कहूँगी की आप गौर किस बात पर करेंगे, लक्ष कुठल्या गोष्टीवर देणार आहात, तर अनुस्वाराच्या नंतर आलेल्या अक्षरावर। अनुस्वाराच्या नंतर आलेली सगळी अक्षरं बघा, च, छ, ज, झ। अब ये च, छ, ज, झ जो अनुस्वार के बाद आया हुआ अक्षर है वो किस वर्ग से आता है, उसका वर्ग है च वर्ग, च वर्ग से आता है। तो फिर इसमें जो आपको अनुस्वार दिखाई देगा उस अनुस्वार का उच्चारण आप इसकी तरह करेंगे। यह है नाक से उच्चारण किया जाने वाला अक्षर ङ। कौन सा, इ। फिर एक बार मैं बताती हूँ, ङ मतलब कंचा, कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात। कंचा, कंचा जो अक्षर है क के ऊपर अनुस्वार देते वक्त जब हम उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण का उच्चारण इसकी तरह होता है, ऐसे। कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात, ऐसे उसका उच्चारण होगा। तो हमें क्या देखना है कि जो अनुस्वार है उस अनुस्वार के बाद आया हुआ अक्षर जो है वो जिस वर्ग से आता है उस वर्ग का जो पंचमाक्षर है, अंतिम अक्षर जो है, उसकी ध्वनि इस अनुस्वार को लगेगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। शायद आप और आगे जैसे हम जाएंगे वैसे आप अच्छी तरह से और इसे समझ पाएंगे। अब हम बढ़ते तीसरे वर्ग की तरफ। ये है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ, अंतिम अक्षर है ण। मतलब ण अनुस्वार का काम करेगा। कैसे, देखिए। ये शब्द है घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपुर। अब इसमें भी गौर करिए, इसमें जो अनुस्वार युक्त अक्षर है उस अनुस्वार युक्त अक्षर के बाद आए हुए व्यंजन देखिए। अनुस्वार वाले जे अक्षर आलेत त्याच्यानंतरचे अक्षर व्यवस्थित लक्षपूर्वक पहा। ट, ठ, ड आणि ढ। अनुस्वाराच्या नंतर आलेली अक्षरं जी आहेत ती आहेत ट, ठ, ड, ढ। मग आता ही ट, ठ, ड, ढ ही कोणत्या वर्गातली आहेत, उसका वर्ग है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ग। तो इसमें जो अंतिम अक्षर है वो है पंचमाक्षर। तो इस अनुस्वार के साथ ये अक्षर जुड़ा हुआ है। देखिए उच्चारण करके, घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपुर। मतलब हम न जैसे उच्चारते हैं ना, जीभ को गोल करते हैं, जिभेला आपण रोल करतो आणि पुढचा भाग जो आहे तो जिभेला रोल करून आपण काय करतो, तो आपल्या टाळूला वर चिकटतो, म्हणजेच उच्चारण हा येतो। म्हणजेच हा कसा बनला है बघा, ट वर्ग। ट वर्ग में पंचमाक्षर है, अंतिम अक्षर है न। अब ये शब्द घंटा कैसे बना है देखिए, इसमें न का उच्चारण आता है लेकिन हम न लिखते नहीं है आमतौर पर। तो न लिखे बगैर हम क्या करते हैं, न को उसके पहले वाले अक्षर पर अनुस्वार के रूप पर चढ़ा देते हैं। तो ये शब्द कैसे पढ़ते हैं हम, घंटा, घंटा, लेकिन लिखते वक्त हम लिखते हैं घंटा। जो अनुस्वार है वो हम इसकी तरह बघा, प्रत्येक अनुस्वारामध्ये
वेगळं उच्चार आहे. हा कसा आपण उच्चारतो? टंकी, टंकी, कंचा, घंटा, लगेच जीभ रोल होते. मतलब कि इसमें जो अनुस्वार है उसमें उस अनुस्वार से कौन सा अक्षर जुड़ा हुआ है? ये पंचमाक्षर न. हाँ, अब ये देखिए, डंठल, ड ण ठ ल, लेकिन हम डणठल लिखते नहीं है. मी इथे या सगळ्यांचे पाय मोडलेले तुम्हाला दिसतील. इसे हमने आधा लिखा है, इसको हमने आधा लिखा है. ये दिखाने के लिए हमने इसके नीचे एक छोटी सी टेढ़ी लकीर खींची है. तो इस लकीर का अर्थ होता है कि ये जो व्यंजन है ये आधे रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका पूरा उच्चारण नहीं करते. और ये जो है अक्षर, ये इसके पहले वाले व्यंजन पर चढ़ जाता है. जैसे कि डंठल में ये जो है वो ड के ऊपर चढ़ा है. हाँ, अब इसका उच्चारण हम कैसे पहचानेंगे? तो जो अनुस्वार के बाद जो अक्षर आता है उसकी तरफ गौर कीजिए. ट, ट, ठ, ड, ढ. म्हणजेच ट, ठ, ड, ढ ही अक्षरं कोणत्या वर्गातून येतात? तर ही टच्या वर्गातून येतात. आणि याचं शेवटचं अक्षर काय? न. म्हणजेच अनुस्वाराचा उच्चार ह्या न सारखा करायचा. घंटा, डंठल, डंडा, डंडा, डंडा. मतलब ये न का उच्चारण हुआ तो है, लेकिन ये न हम पूरी तौर पर लिखते नहीं है, या आधा लिखते हैं. मतलब इसे आधा दिखाया गया है, लेकिन इसे आधा लिखा भी नहीं जाता, बल्कि इससे हम ड के ऊपर अनुस्वार के तौर पर चढ़ा देते हैं और ये शब्द होता है डंडा. अब ये अगला अक्षर देखिए, पंढरपुर. हाँ, पंढरपुर. तो ये ढ के अगले अक्षर पर, ढ से पूर्व जो अक्षर आया है, पहले आया है प, उसके ऊपर अनुस्वार चढ़ा है. तो इसका मतलब है प और ढ के बीच में जो अक्षर है वो कौन सा पंचमाक्षर है? ण. अब ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कौन सा पंचमाक्षर आने वाला है? तो ये ऐसे पहचानेंगे कि ये प और ढ, तो ये जो दूसरा ढ है वो ढ किस वर्ग से आता है ये देखेंगे, और उस वर्ग का अंतिम अक्षर जो है वो वहाँ पर मौजूद है अनुस्वार के रूप में, ऐसा हमें कहना है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बढ़ते हैं त वर्ग की तरफ. त वर्ग में जो 5 अक्षर आते हैं वो है त, थ, द, ध, न. हाँ, अंतिम अक्षर है न. इसमें है संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा. देखिए ये त वर्ग, इसमें पंचमाक्षर जो ध्वनि है वो है न. पंचमाक्षर ध्वनि मतलब इसकी आवाज़ आती है अनुस्वार में. जैसे कि हम कहते हैं, हम ण की तरह इसे नहीं इसका उच्चारण करते, हम इसे कहते हैं संतरा, संतरा, मतलब संतरा. लेकिन ये न जिसका पैर मोड़ा गया है, ये आधे रूप में दिखाया गया है, ये हम लिखते तो नहीं है, लेकिन इसके उच्चारण का अनुस्वार हम स के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ये बनता है संतरा. हाँ, अब आप देखिए गौर से कि जो अनुस्वार युक्त शब्द यहाँ पर है, उस अनुस्वार युक्त शब्द के बाद वाला अक्षर देखिए, ये यहाँ अनुस्वार है, तो इसके बाद है त, थ, द, ध, त, थ, द, ध. ये त, थ, द, ध ये कौन से वर्ग से आता है? इसका वर्ग है त वर्ग, और इसका अंतिम अक्षर पंचमाक्षर कौन सा है? न है. तो इस न का उच्चारण हर अक्षर पर किया जाएगा. जैसे कि संतरा, संतरा, ये न है. ये न दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये अनुस्वार के रूप में स पर चढ़ जाता है. ग्रंथ मतलब ग्रंथ. हाँ, क्योंकि थ त के वर्ग से आता है, इसलिए इसके अनुस्वार का उच्चारण न की तरह होगा, इस न की तरह. अब ये है संदूक, पेटी, संदूक. हाँ, अब ये द जो है अक्षर, ये अक्षर किस वर्ग से आता है? ये त वर्ग से आता है. इसलिए इस अनुस्वार का उच्चारण इसके अंतिम अक्षर की तरह होगा. अंतिम अक्षर जो है वो न है, ये हुआ संदूक.
फिर उसके बाद अक्षर है कंधा, शब्द है कंधा। ध किस वर्ग से आता है? ध आता है त के वर्ग से। इसलिए इसके पहले जो अनुस्वार चढ़ा है अक्षर पर, पहले वाले अक्षर पर, उसका उच्चारण न के जैसे होगा। ये होगा कंधा। लिखते वक्त हम ऐसे लिखते हैं, हाँ, लेकिन इसके उच्चारण में हम इस न का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं प वर्ग की तरफ। प वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? प वर्ग में प, फ, ब, भ और अंतिम पंचमाक्षर है म। तो इसके बाद वाले अक्षर पर इसके बाद वाले देखिए यहाँ पर चंपा, गुम्फन, कंबल, खंभा। हाँ, अब इसमें भी देखिए गौर कीजिए कि जिन अक्षरों पर अनुस्वार चढ़ा है उनके बाद वाले अक्षर पर ध्यान दीजिए। ये है प, फ, ब, भ। इसका मतलब है प, फ, ब, भ ये अक्षर प वर्ग के अक्षर है और इसका अंतिम अक्षर है, पंचम अक्षर है म। तो इसमें जो अनुस्वार चढ़ेगा उसका उच्चारण इस म की तरह होगा। इसीलिए हम इसे ऐसे उच्चारण करते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ अंतिम अक्षर म, पंचमाक्षर म, तो हम इसे चंपा कहेंगे। लेकिन इस अनुस्वार में कौन सा अक्षर जुड़ा हुआ है? आधा म। ये म का पैर मोडा गया है। इथे कोणी उकार दाखवू नका, कारण हा उकार नाही कोणत्या अक्षरात, नाही तर उकार देऊन ठेवाल। हे उकार दिलेले नाही आहेत, हे पाय मोडलेले दाखवलेत, म्हणजेच काय तर हे अक्षर अर्ध दाखवलेले आहे। तो ये आधा अक्षर है चंपा। हाँ, तो ये म हम निकाल देते हैं और लिखते हैं शब्द ऐसे। अब अगला शब्द है गुम्फन। गुम्फन मतलब अपने वेणी को, अपने बालों की चोटी को हम गुम्फन कहते हैं। तो गुम्फन शब्द कैसे देखो, ये जो म है इसका जो उच्चारण है, वो म का जो उच्चारण है वो गु के ऊपर अनुस्वार के तौर पर चढ़ जाता है, तब उसका उच्चारण गुम्फन होता है। ये हुआ गुम्फन, लेकिन म शॉर्ट है तो इसे हम कहेंगे गुम्फन। और ये म इस फ के पहले वाले अक्षर पर चढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, ये शब्द है कंबल। कंबल ब शब्द भी कौन से वर्ग का है? ब शब्द प वर्ग का है। प, फ, ब, भ, हाँ, ब शब्द इसी प वर्ग का है, भ शब्द भी इसी प वर्ग का है। तो ये इसके पूर्व जो अक्षर आता है, इसके पहले अक्षर पर अनुस्वार चढ़ जाता है और उस अनुस्वार का उच्चारण उसी वर्ग के अंतिम अक्षर जैसा होता है, मतलब पंचम अक्षर जैसा होता है। तो ये हुआ कंबल। कंबल, खंभा, खंभा। तो बच्चों, आज मैंने आपको पंचमाक्षर क्या होता है ये पढ़ाने की कोशिश की। याद रखिए, हर व्यंजन मालिका में पांचवा अक्षर व्यंजन पंचमाक्षर होता है। हर व्यंजन मालिका में पांचवा अक्षर जो होता है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, ये सारे पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के बाकी 4 वर्णों में से किसी भी वर्ग से मिले, किसी भी वर्ण से मिले तो अनुस्वार बन जाता है। ये जो पंचमाक्षर है, ये अपने वर्ग के किसी के साथ भी यदि मिल जाते हैं तो ये अनुस्वार के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन ये अनुस्वार जो है, पंचमाक्षर से बनने वाला यह अनुस्वार इनके पहले वाले वर्ण पर लगता है। म्हणजेच आता मी तुम्हाला मराठीतून सांगते की प्रत्येक व्यंजन मालिकेमध्ये 5वं अक्षर जे आहे ते पंचमाक्षर असतं। हे 5वं अक्षर, हे जे पंचमाक्षर आहे ते आपल्याच वर्गाच्या, म्हणजे क वर्ग क ख ग घ, च वर्ग च छ ज झ, हे आपल्या स्वतःच्याच वर्गातील बाकी 4 कुठल्याही वर्णांबरोबर मिळतात आणि त्यांचे अनुस्वार बनतात।
हां, म्हणजे आता टशी हा मिळाला ण, तर त्याचा अनुस्वार बनला. परंतु हा जो अनुस्वार आहे, हा अनुस्वार त्या अक्षरावर नाही चढत. म्हणजे त्या वर्गातल्या कुठल्याही अक्षरावर चढत नाही. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. इथे क, ख, ग, घ याच्यावर अनुस्वार आहे का? नाही. च, छ, ज, झ त्याच्यावर अनुस्वार आहे का? नाही. तर तो हे जे अक्षर आहे ते या अक्षरांमध्ये त्याच्या वर्गातल्या कुठल्याही अक्षरांमध्ये मिळतं ते, परंतु अनुस्वार देताना मात्र तो अनुस्वार त्याच्या अगोदरच्या अक्षरावर लागतो. म्हणजे त, थ, द, ध याच्यावर तो अनुस्वार न लागता त्यांच्या अगोदरच्या अक्षरांवर तो अनुस्वार लागलेला आपल्याला दिसतो. तर तुम्हाला मी मराठी आणि हिंदीतून हे पंचमाक्षर म्हणजे काय आणि हे पंचमाक्षर अनुस्वारांचं काम कसं करतात हे शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आय होप की तुम्हाला हे व्यवस्थित कळलं असेल. मुझे लगता है कि आप अब पंचमाक्षर क्या होता है, अनुस्वार क्या होते हैं, इसे अच्छी तरह से बखूबी जान गए होंगे. अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ. निम्नलिखित शब्दों पर अनुस्वार लगाकर पुनः लिखिए. मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ इन पंचमाक्षरों को लिया है साथ में, इससे लिखा है. यहाँ पर अनुस्वार नहीं दिए हैं. आपको दिखाई देगा कि मैंने कहीं भी अनुस्वार नहीं दिए हैं. आपको क्या करना है, आपको वहाँ जो पंचमाक्षर लगे हैं उन्हें निकालना है और योग्य अक्षर पर अनुस्वार लगाना है. जैसे कि यहाँ मैंने शब्द लिखा है कुंभार, कुंभार. अब यहाँ पर आप ये शब्द कैसे लिखेंगे, कुंभार. मतलब आप क्या करेंगे, कु लिखेंगे, कु के ऊपर अनुस्वार देंगे और भार लिखेंगे. मतलब आपने जो पंचमाक्षर आपको निकालना है, म जो है वो निकाल देना है. और ये पंचमाक्षर निकालने से जो अनुस्वार बनता है वो क्या करेंगे, भ के पहले वाले अक्षर पर चढ़ा देंगे. अब आपको आगे ऐसे ही हर शब्द के बारे में करना है. जैसे ये नंदन, अब ये नंदन में आगे के अक्षर द से न जुड़ा है. हाँ, तो ये न अगर निकल जाता है तो अनुस्वार चढ़ता है, वो किस पर चढ़ेगा वो आपको दिखाना है. यहाँ पर ये है पंजा, पंजा. आंगन, झंडा, पंकज, संत, बंजारा, सांझा, चंबल. आपको क्या करना है, आपको ये जो पंचमाक्षर यहाँ पर लगाए गए हैं, आधे आधे दिख रहे हैं आपको, इनके पैर टूटे हुए हैं, कहीं पर ये आधे दिखाई दिए हैं. हाँ, यहाँ पर म न, यहाँ पर म आधे हैं, यहाँ पर न आधा है. हाँ, और यहाँ पर न आधा है और यहाँ कहीं कहीं पर मैंने इनके पैर मोड़े हैं. तो आपको ये पंचमाक्षर जो हैं वो निकाल कर योग्य अक्षर पर अनुस्वार लगाकर ये शब्द पुनः लिखने हैं. और ये लिखते वक्त आपको, मैंने यहाँ पर जगह की कमतरता के कारण, कमी के कारण आगे आगे लिखा है, आपको नीचे की तरफ सब लिखना है. नीचे हर शब्द को लिख कर उसके बाजू में उससे बनने वाला शब्द आपको लिखना है, अनुस्वार युक्त शब्द, लेकिन एक के नीचे एक लिखना है और सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार युक्त व्यंजन देखिए. अनुस्वार युक्त व्यंजन जो है वो देखिए और इसमें कौन सा पंचमाक्षर लगा है और यह किस वर्ग से जुड़ा है, यह आपको बताना है. यहाँ पर मैंने एक शब्द उदाहरण के तौर पर करके दिखाया. देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको ऐसा कोष्टक बनाना है. हाँ, तो पहले क्रमांक का जो शब्द है वो है फंदा, फंदा. तो ये जो अनुस्वार युक्त अक्षर है ये आपको देखना है. अनुस्वार युक्त व्यंजन है फम, फन. हाँ, तो ये कौन से वर्ग से आता है, यह अनुस्वार कौन से वर्ग से आता है, ये त वर्ग से आता है. और इसमें लगा हुआ पंचम अक्षर कौन सा, न. अब ये मैंने कैसे ढूंढा, कसं शोधलं मी हे, एकदम सोपं आहे. परत एकदा दाखवते. अनुस्वारवाला शब्द बघायचा, या अनुस्वारवाल्या शब्दानंतरचं अक्षर लक्षात घ्यायचं. प्रत्येक अनुस्वारवाल्या शब्दाच्या नंतरचं अक्षर आधी लक्षात घ्या. हे आहे द. मग लगेच बघायचं कोष्टक उघडून की द हे कुठल्या वर्गामध्ये येतं. द कुठल्या वर्गात येतं, त वर्गात येतं. बरोबर. मग याचं अंतिम अक्षर कुठलं, न.
ते फक्त तुम्हाला इथे लिहायचे. मग आता प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही तेच करणार. घंटी, आपको अनुस्वार वाला अक्षर देखना है, लेकिन उसके बाद वाला अक्षर जिस वर्ग से आता है वो वर्ग आपको लिखना है, और उस वर्ग में जो अंतिम अक्षर है, पंचमाक्षर, वो आपको लिखना है. तो इन 5 शब्दों का आप ये करके मुझे भेजेंगे. छात्रों, अब मैं आपको इस पूरे पृष्ठ का फ़ोटो भेजूंगी. इस पूरे पृष्ठ का फ़ोटो भेजूंगी. आपको पहले ये सब लिखना है. जैसे मैंने सुंदर हस्ताक्षर में लकीरें आँख कर लिखा है, वैसे ही आपको लिखना है. आप लाल पेन का इस्तेमाल ना करें, चाहे तो आप पेंसिल, नीले पेन और या काले पेन का इस्तेमाल करिए. ये पहले आपको ये पूरा सब लिखना है, सब का सब, और उसके बाद आपको गृह कार्य करना है. और इन दोनों पन्नों के फ़ोटो आपको भेजने हैं. और भूलिए नहीं, फ़ोटो के नीचे आपको विषय का नाम ज़रूर लिखना है. अगर आप विषय का नाम नहीं लिखते हैं, हिंदी विषय, तो मैं उस फ़ोटो को नहीं खोलूँगी और ना ही उसे चेक करूँगी, और फिर आपकी गैर हाजिरी लगेगी. तो ये सब याद रखिए. तो आशा है आप सब आज मैंने पढ़ाया हुआ भाग आप समझ गए होंगे, और जल्द से जल्द आपका अभ्यास मुझे भेजिए, और अपनी खुद की कापी में, हिंदी की कापी में आप लिखिए, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए, और घर में रहिए, ठीक से रहिए. धन्यवाद.